हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए ये क्वेश्चन ना केवल AIB 18 तक सीमित है, AIB 18 के एग्ज़ाम तक सीमित है। इसके अलावा आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपका लॉ से रिलेटेड है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ही पता है, हम मंडे टू फ्राइडे की जो हमारी क्लास होती है उसमें हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करते हैं, और सैटरडे संडे की क्लास में हम 19 बेयर एक्ट से क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आज जो इस वीडियो में होने वाले हैं वो 19 सब्जेक्ट से तो नहीं होंगे, लेकिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, और डिटेल डिस्कशन में जो है थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए जो है 19 सब्जेक्ट जो है नहीं क्लियर हो पाएंगे। तो लेकिन वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन विच लैंग्वेज। यानी कि अगर आप हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। जो अभी तक जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू हमारे साथ देख रहे हैं वीडियोस को, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो क्या कह रहा है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है, हमारे जो भारत का संविधान है, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो किस लैंग्वेज में है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? हिंदी लैंग्वेज में। सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश में। थर्ड ऑप्शन है संस्कृत में। और फोर्थ ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर और किन किन चीज़ों को याद रखना है, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो ये हैंड रिटन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये किसके द्वारा रिटन किया गया था उसका नाम हमें पता होना चाहिए। उनका नाम है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम आपको जो है याद रखना है। इसके अलावा दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि इन इसके हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसके हर एक पेज को डेकोरेट किया गया था, आर्टिकल्स के द्वारा। कहाँ से कहाँ से किया गया था? उसे किया गया था शांति निकेतन से। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तीसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि हमारा जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपीज को कहाँ पर रखा गया है। तो स्पेसिफिकली इसे जो है रखा गया है कहाँ पर? मैंने पहले भी आपको बताया था, हीलियम फाइल्ड केस के अंदर, जो कि हमारे पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के अंदर है। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के अंदर है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अंदर हमारे कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कितने पार्ट थे? तो 25 जो थे पार्ट थे, जिनको आगे कितने आर्टिकल में इंक्लूड किया गया? 48 आर्टिकल जिसके अंदर कंटेन थे, और 12 हमारे शेड्यूल थे उस समय पर। शेड्यूल से ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इसमें इन वर्ल्ड में, यानी कि ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन इज स्टेटेड इन। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि कहाँ से इसको लिया गया है। मैं बता देता हूँ, आईपीसी से, इंडियन पिनल कोड से। कौन से साल का एक्ट है हमारा, 1860 का एक्ट है। अब आईपीसी के अंदर कौन सी सेक्शन है जो इससे डील करती है? पहला ऑप्शन है सेक्शन 19, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 91, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 92 और फोर्थ ऑप्शन है 93। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। डर या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति के बारे में कहां पर बताया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सेक्शन 90 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मिसकंसेप्शन और फियर के बारे में वहां पर बताया गया है। अगर कंसेप्ट मिसकंसेप्शन और फियर से ली गई है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा वहां पर दो तरीके की कंसेंट और बताई गई है, एक जो आपको याद रखनी है। पहली है कि इनसेन पर्सन के द्वारा अगर कोई भी कंसेंट दी गई है उसके बारे में बात की गई है। दूसरी चीज बच्चों की कंसेंट के बारे में वहां पर बात की गई है। जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 91 को, तो ये क्या कहता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस independently of harm caused। बात करें सेक्शन 92 की, तो ये बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि बिना उसकी कंसेंट के उसके बेनिफिट में कोई भी एक्ट कर देना उससे डील करता है। बात करें सेक्शन नंबर 93, ये बात करता है कम्युनिकेशन मोड के बारे में। इसके बारे में कम्युनिकेशन मोड के बारे में, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ में बनाई गई बातचीत, उसके बारे में डील करता है। तो ये सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड जो है आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, क्रिमिनल कंप्लेंट कैन बी मेड टू द मजिस्ट्रेट अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। जब हम बात करते हैं कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट जो है प्राइवेटली फाइल की जाती है, तो उसमें उसको हम सीआरपीसी के एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फाइल करते हैं। किस सेक्शन के अंदर फाइल करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक शिकायत की जा सकती है? और प्राइवेट कंप्लेंट कहाँ पर की जाएगी, मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 200 ऑफ सीआरपीसी। सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 201 ऑफ सीआरपीसी। थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 202 ऑफ सीआरपीसी। फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 203 ऑफ सीआरपीसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जब भी हम कोई प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष करेंगे और वो 200 सीआरपीसी के अंदर करेंगे। अब इसके संबंध में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 200 को जब हम पढ़ते हैं तो ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है किसके बारे में, एग्जामिनेशन
ऑफ कंप्लेनेंट, यानी कि जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी कंप्लेंट को एग्जामिन करना। और ये जो एग्जामिन किया जाएगा उसे उसे किया जाएगा ओथ पर। तीसरी चीज, ये जो कंप्लेंट होगी ये आपकी रिटर्न फॉर्म में होगी। इसके बाद यहाँ पर साइन किस किस के कराए जाएंगे, साइन यहाँ पर किस किस के होंगे, ये कंप्लेनेंट के, विटनेसेस के, और किसके होंगे, मजिस्ट्रेट के, उस कंप्लेंट के ऊपर जो कंप्लेंट यहाँ पर कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी। अब यहाँ पर आपको और क्या चीजें यहाँ पर समझनी है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसमें नेसेसरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कि वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करे। कब, जब या तो वो पब्लिक सर्वेंट है, यानी कोई पुलिस ऑफिसर है, वो कोई कंप्लेंट लेकर आ रहा है तो एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है, या सीआरपीसी के सेक्शन 192 के प्रोसीजर की जब बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर मैं पूछूं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की तो किन किन तरीके की क्लासेस यहाँ पर डिफाइन की गई है, सीआरपीसी में किस सेक्शन में डिफाइन की गई है, ये भी बताना है। इससे पहले समझ लेते हैं, पहली होती है हमारी कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरी होती है हमारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो कोर्ट होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट JMFC जिसे हम कहते हैं। तीसरे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट, और फोर्थ होती है हमारी एग्जीक्यूटिव कोर्ट। तो इस तरीके से सीआरपीसी के अंदर क्लासिफिकेशन दी गई है। किस सेक्शन में दी गई है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप भी एक बारी उस सीआरपीसी के डायरेक्ट को खोलें और आपको कुछ अलग इंफॉर्मेशन जो है वहां से मिले। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अंडर द CPC विच ऑर्डर प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट बाय द इंडिजेंट पर्सन, किस ऑर्डर के अंदर बात की गई है इंडिजेंट पर्सन जब कोई शूट फाइल करता है। इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है ताकि वो अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग को चला सके। तो ऑर्डर नंबर 32 फर्स्ट ऑप्शन, ऑर्डर नंबर 32 कैपिटल ए सेकंड ऑप्शन, ऑर्डर नंबर 33, ऑर्डर नंबर 34। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, CPC के तहत कौन सा आदेश निर्धन व्यक्ति के द्वारा मुकदमा दायर करने के प्रावधान के बारे में बात करता है। तो जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 32 की, तो ये किस बारे में डील करता है, ये डील करता है जब शूट फाइल किया जाता है किसके द्वारा और किसके अगेंस्ट, ये जब फाइल किया जाता है किसी माइनर के अगेंस्ट, यानी कि कोई भी माइनर उसके अगेंस्ट में कोई शूट फाइल किया गया है, या कोई पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का है, कोई पर्सन क्या है, अनसाउंड माइंड का है, तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी शूट फाइल किया जाता है तो वो डील करता है हमारा ऑर्डर नंबर 32। 32 कैपिटल ए बात करता है फैमिली मैटर से रिलेटेड, कोई भी शूट संबंधित है उससे, यानी कि शूट रिलेटिंग टू द मैटर कंसर्निंग द फैमिलीज, कंसर्निंग द फैमिलीज, तो उससे डील करता है। जब हम बात करते हैं ऑर्डर 36 की, तो ये बात करता है इंडिजेंट शूट के बारे में। जब हम बात करते हैं 34 की, तो ये बात करता है जो कोई भी शूट रिलेट करता है किससे, जो कोई भी शूट रिलेट करता है किसी भी मोर्गेज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से,
इससे इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो उससे डील करता है। अब आपको पता चल गया होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑर्डर नंबर 33, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए एक्सेप्शन इज ए रूल ऑफ, यानी कि जब हम सेक्शन नंबर 32 को पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस बारे में बात करती है? ये बात करती है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, यानी कि मृत्यु होने से पहले दी गई स्टेटमेंट रिलीवेंट होगी सेक्शन 32 के अंदर। तो ये जो सेक्शन है इसकी एक्सेप्शन कौन सी है इन सभी में से? पहला ऑप्शन है कन्फेशन, दूसरा ऑप्शन है हेयरसे, तीसरा है एडमिशन और फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 किस नियम का अपवाद है? किस नियम का अपवाद है? तो ये अपवाद है हमारा हेयरसे एविडेंस का, यानी कि अपवाह, यानी कि सुनी सुनाई बातें अगर की जाती हैं सेक्शन 32 के अंदर वो रिलीवेंट होती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या समझना है? सबसे पहले बात करें हेयरसे की। हेयरसे कौन से सेक्शन से डील करता है? सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 60 किस से डील करता है? सेक्शन नंबर 60 बात करता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसका क्या मतलब है? जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ओरल एविडेंस तभी रिलीवेंट होगा जब वो डायरेक्ट दिया जाएगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी क्राइम को करते हुए देखा है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन ही आकर अगर कोई स्टेटमेंट देता है, कोई गवाही देता है, तो वो रिलीवेंट होगा एज अ ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 16। लेकिन हेयरसे एविडेंस एडमिसेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, लेकिन एक्सेप्शन है सेक्शन 32 की, ऐसे केसेस में इसको एडमिसेबल माना जाएगा। तो रिलीवेंट सेक्शन आपको पता चल गई। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 32 की। सेक्शन नंबर 32 जो बात करता है इसके बारे में, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, डाइंग डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि स्टेटमेंट बाय ए पर्सन who cannot be called as a witness, यानी कि जिसे हम गवाही के लिए नहीं बुला सकते एज ए गवाह। अब कोई मर गया है तो उसको गवाही के लिए बुला ही नहीं सकते, इसलिए हेयरसे एविडेंस को यहाँ पर एक्सेप्शन माना गया है। जब हम बात करते हैं एडमिशन की, तो एडमिशन पर्टिकुलरली किस सेक्शन से डील करता है? कौन कौन से सेक्शन है? तो सेक्शन नंबर 17 से 23 तक के प्रोविजन, इसके अलावा सेक्शन 31 भी है जो इससे डील करता है। जब हम बात करते हैं कन्फेशन की, तो कन्फेशन से रिलेटेड जो हमारे सेक्शन है वो कौन से सेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है? सेक्शन नंबर 24 से लेकर 29 तक के जो सेक्शन है वो डील करते हैं। कन्फेशन अगर पुलिस को दिया गया है, पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, तो वो एडमिसेबल होगा या नहीं होगा? एडमिसेबल होगा या नहीं होगा? तो वो एडमिसेबल नहीं होगा, लेकिन वो रिलेवेंट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ ईडीआर? ईडीआर की फुल फॉर्म क्या है? आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि जब हम डिस्प्यूट को कोर्ट के अलावा अलग तरीके से, अलग हमारे कोर्ट में ही अलग से हमें जो है मीडिएशन सेंटर बना के दिया होता है, जहां पर हम अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं ताकि कोर्ट की बड़ी प्रोसीडिंग से बचा जा सके। तो ये किससे डील करता है? पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। तो ये रिलेट करता है, इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है।
यानी कि एडीआर में आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन, ये सारी चीजें जो है शामिल होती है। जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कौन से साल का? 1961 का। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है, कितने पार्ट है, कितने चैप्टर है, कितने शेड्यूल है, ये आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले बात करें सेक्शंस की, तो टोटल कितने सेक्शन है इसके अंदर? 84 सेक्शन है। दूसरी चीज है हमारी, बात करें पार्ट्स की, तो टोटल कितने पार्ट हैं इसके अंदर? 4 पार्ट आते हैं। बात करें चैप्टर्स की, तो टोटल कितने चैप्टर इसके अंदर आते हैं? कितने चैप्टर आते हैं? टोटल 10 चैप्टर आते हैं। और जब हम बात करते हैं शेड्यूल्स की, तो टोटल कितने शेड्यूल्स आते हैं? तो इसके अंदर टोटल 7 शेड्यूल्स आते हैं। आर्बिट्रेशन से जो है क्वेश्चन बन जाता है और ये प्रीवियसली भी पूछे गए हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ री मैरिजेस। जब हम री मैरिज, दोबारा से मैरिज की बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो हमको पता होना चाहिए। इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्शन है हमारी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, कौन सी सेक्शन है जो डील करती है कंडीशन ऑफ मैरिज के बारे में। कौन सी सेक्शन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सेक्शन नंबर है हमारी 5। अब सेक्शन नंबर 5 के अंदर कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं जो ये कहते हैं कि एक मैरिज वैलिड मैरिज होगी। कब एक मैरिज वैलिड मैरिज होगी? एदर पार्टी spouse not exist or live at the time of marriage। एक तो ये है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि कंसेंट जो है वो वैलिड होनी चाहिए, वैलिड कंसेंट होनी चाहिए। वैलिड कंसेंट का क्या मतलब है कि वो फ्रॉडली मिसकंसेप्शन में वो व्यक्ति जो है साउंड माइंड का होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। अनसाउंड माइंड का पर्सन ना हो, नोट अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का जो है वो व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन आपकी यहाँ पर क्या है? एज की बात की गई है, एज की बात की गई है। जब हम बात करते हैं ब्राइड ग्रूम की, तो उसके लिए 21 ईयर्स एज, और जब हम ब्राइड की बात करते हैं तो उसके लिए 18 ईयर्स एज, यानी कि इतनी उनकी एज होनी चाहिए। उसके बाद 5वीं चीज है कि वहां पर प्रोहिबिशन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो स्पांडा ना हो एक दूसरे के, SAPIANDAS, स्पांडांस ना हो एक दूसरे के, ये भी जो है हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, डेथ ऑफ एदर पार्टी और ऑल ऑफ द अबव। जब हम बात करते हैं डेथ ऑफ एदर ऑफ पार्टी, यानी कि एक पार्टी की मृत्यु हो गई तो दूसरी पार्टी तो शादी कर सकती है। अगर वो सेपरेट रह रहे हैं तब क्या वो शादी कर सकते हैं? कॉन्जुगल ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है तो वो दोबारा शादी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो थर्ड आंसर इसका सही है। आपका कौन सा इसका जो सही जवाब है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिस किसी भी स्टूडेंट को ये लग रहा है इसका कोई दूसरा आंसर है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। सही है तो भी यस करके जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर यस बिल्कुल राइट आंसर है।
इसमें कोई भी गलती नहीं है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको उसका सही जवाब मिल जाए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल एड कमिटी। किस सेक्शन में लीगल एड कमेटी को गठित किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सेक्शन 91 कैपिटल ए, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 12, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 14, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 20। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा कानूनी सहायता समिति के गठन से संबंधित है? तो इससे रिलेटेड हमारी सेक्शन जो है वो है सेक्शन 90 सेक्शन 9 कैपिटल ए, इससे डील करती है। तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन बात करते हैं जब हम सेक्शन नंबर 12 की, तो ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है अकाउंट एंड ऑडिट के बारे में, अकाउंट और ऑडिट के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 40 की, तो ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है इलेक्शन टू बार काउंसिल नॉट टू बी क्वेश्चनड ऑन सर्टेन ग्राउंड, यानी कि इस सेक्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड दिए हुए हैं, उस पर जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। सेक्शन नंबर 20 किसके बारे में बात करती है? सेक्शन नंबर 20 बात करती है स्पेशल प्रोविजन फॉर एनरोलमेंट ऑफ सर्टेन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।